जनवरी का महीना था। गांव रामपुर पर ठंड की पहली मार पड़ चुकी थी। सुबह का कोहरा इतना घना था कि 4 कदम दूर खड़ा आदमी भी दिखाई नहीं देता। हर झोपड़ी के ऊपर से सफेद धुंध ऐसी लटक रही थी जैसे किसी ने पूरे गांव को रुई से ढक दिया हो। गांव के अमीर घरों में अलाव जल रहे थे, लेकिन हरिया की झोपड़ी में बस ठंड, सन्नाटा और अधूरा चूल्हा था। मुन्नी बिटिया, चादर अपने ऊपर और खींच ले, बाहर की हवा बड़ी जालिम है। बापू, बड़ी ठंड लग रही है, आग नहीं जलाएंगे क्या? लकड़ी होती तो जलाते बेटा। खेत में जो डंठल पड़े थे वो भीग गए हैं, जब धूप निकलेगी तो सुखा लेंगे। सुनो जी, मैंने थोड़ा भूसा बचाया है, उसी से आग जला लेते हैं। नहीं चंदा, वो भूसा तो बैलों के लिए है। हम तो एक रात ठिठुर लेंगे, मगर बैल बेचारे क्या करेंगे? उन्हें भी तो सांस लेनी है। झोपड़ी के बाहर हवा सरसराती रही। दीवारों के बीच से बर्फीली हवा अंदर घुसती रही। गांव के अमीर सेठ हरिराम के यहाँ आज जश्न था। बेटी की सगाई हो रही थी। चारों ओर रोशनी, ढोलक और पकवानों की खुशबू फैल रही थी। किस्मत वालों के घर में तो ठंड में भी गर्मी होती है। हमारे हिस्से बस धुआं, ठिठुरन और भूख ही आई है। हरिया ने आसमान की ओर देखा। धुंध के बीच कहीं चांद दिखाई दे रहा था। उसे लगा जैसे भगवान भी कहीं ठंड में सिमट गया हो, और वो सोचता रहा, क्या इस सर्दी में हमारी किस्मत भी जम जाएगी? रात भर की ठंड नहीं, जैसे हर चीज को जमा दिया था। सुबह होते ही सूरज की किरणें तो दिखी, पर उनमें वो गर्मी नहीं थी जो शरीर को राहत दे सके। गांव रामपुर अभी भी धुंध की चादर में लिपटा पड़ा था। खेतों के ऊपर सफेद पल ऐसे जम गया था जैसे किसी ने दूध उड़ेल दिया हो। ओ चंदा, जरा वो पुराना मफलर दे देना। खेत पर जाना है, गेहूं की हालत देखनी है। आप इतनी ठंड में खेत जाओगे? रुको, जरा धूप निकल आए तब जाना। धूप का क्या भरोसा, फसल तो अपने समय से नहीं रुकेगी और भूख भी नहीं है। हरिया अपने पुराने जूते पहनकर खेत की ओर चल पड़ा। कंधे पर फावड़ा, शरीर पर मफलर और पैरों में ठंड की चुभन। हर कदम पर लगता जैसे जमीन की ठंड पैर से होकर सीने तक पहुंच रही हो। ओ हारिया, इतने सवेरे सवेरे कहाँ चला जा रहा है? खेत की ओर चाचा, फसल देखनी है। रात को पाला पड़ा था। सुन बेटा, ठंड बड़ी कड़क है। हम तो उम्र के मारे घर में बैठे हैं। तू जवान है, मगर ध्यान रखना, बर्फीली हवा से सीना जम जाता है। डरती तो ठंड भी होगी चाचा, हम जैसे लोगों से जो रोज पेट के लिए लड़ते हैं। खेत पर पहुंचते ही हरिया के कदम थम गए। गेहूं की नन्ही बालियां चुकी थीं। पाली की ठंड से पत्ते सफेद हो गए थे। जमीन इतनी सख्त हो गई थी कि फावड़ा भी उसमें घुसने से इनकार कर रहा था। हे भगवान, अगर ये फसल मर गई तो घर कैसे चलेगा? बेटा, इस साल तो मौसम ही रूठा है। इस साल बारिश भी बहुत ज्यादा हुई और अब ये ठंड, सब किसान रो रहे हैं। दोनों ने खेत की मेड़ पर बैठकर थोड़ा गुड़ और चना खाया। हर कौर के साथ ठंड जैसे अंदर उतरती जा रही थी, पर बातों में एक उम्मीद थी कि कल शायद कुछ बेहतर हो। अगर सेठ हरिराम कुछ अनाज उधार दे देता तो कुछ दिन कट जाते चाचा, पर वो तो ब्याज सुनकर ही दरवाजा बंद कर देता है। हिम्मत मत हार बेटा, करीब की ठंड दोहरी होती है, एक मौसम की और एक मजबूरी की। पर सूरज हर बार उगता है, बस थोड़ी देर लगती है। हरिया ने आसमान की ओर देखा। सूरज बादलों के पीछे छिपा था। वो मुस्कुराया और बोला, कभी तो निकल ही आएगा सूरज चाचा। हमारे नसीब की धूप भी शायद इंतजार कर रही है। दिन ढलते ढलते फिर वही सर्द हवाएं लौट आई थी। सूरज जैसे जल्द ही ठंड से हार मानकर बादलों के पीछे छिप गया था। गांव रामपुर की गलियां फिर से वीरान हो चली। लोग अपने पने घरों में अलाव जलाकर बैठे थे, मगर हरिया की झोपड़ी में लकड़ियों का एक टुकड़ा भी नहीं था। सुनिए जी,
जरा देखिए तो चूल्हे में कुछ भी नहीं बचा, ना लकड़ी है ना भूसा। ये ठंड तो जान ले लेगी। कल खेत की तरफ गया था, तालाब के किनारे जो सूखी झाड़ियां थीं वो भी सब लोग ले गए। अब तो कुछ नहीं बचा। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। बस बेटा, थोड़ी देर और, मैं तेरे लिए कुछ करूंगी। चंदा देवी ने कोने में रखे उन बर्तनों को देखा। बस थोड़ा सा चावल और एक कटोरी दाल बचा था। चंदा देवी ने थोड़े से पानी में दाल चावल उबालने शुरू कर दिए। माँ, खिचड़ी की खुशबू आ रही है। हाँ बेटा, अब भी खिला दूंगी तुझे। जब खिचड़ी पक गई तो चंदा देवी ने एक छोटी थाली में खिचड़ी थोड़ी सी परोसी। उसे झट से खा लिया। उसकी आंखों में अब कुछ चमक लौटी थी। आप भी खा लीजिए, थोड़ा बचा है। चंदा, तुम भी खा लो पहले। हम दोनों तो ठंड के आदी हैं। बच्ची पेट भर ले वही सबसे बड़ी नियामत है। उस रात तीनों को नींद नहीं आई। चूल्हे की राख ठंडी पड़ चुकी थी और हवा अब भी दीवारों के बीच से चली आ रही थी। हरिया ने अपने बेटे और पत्नी को चादर में लपेटा, खुद किनारे बैठ गया और आसमान की ओर देखने लगा। हे भगवान, ये ठंड कब जाएगी? कब हमारे घर में भी गर्मी आएगी? उसके शब्द हवा में खो गए, जैसे आसमान ने भी जवाब देने से मना कर दिया हो। सिर्फ चांद की ठंडी रोशनी झोपड़ी की खिड़की से अंदर आ रही थी। सुबह जब सूरज निकला तो उसकी रोशनी में गर्मी नहीं, बस धुंध का पर्दा था। गांव रामपुर की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे ठंड ने हर जिंदगी को जमा दिया हो। सुनिए जी, पड़ोसी रघुदास की झोपड़ी से कोई आवाज नहीं आ रही। सुबह से कुछ लोग बोल रहे थे कि रात बड़ी भयंकर थी। चलो चलकर देख लेते हैं। हरिया और चंदा देवी धीरे धीरे रास्ते से गुजरे। दोनों झोपड़ी के पास पहुंचे तो अंदर अंधेरा था। रघुदास अपनी झोपड़ी पर चुपचाप पड़े थे। उनकी सांसें थम चुकी थी। उनकी पत्नी दीवार से टेक लगाए रो भी नहीं पा रही थी। शरीर ठंड से अकड़ चुका था। हरिया की आंखों में ये डर समा गया था। वो जानता था अब सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। हे भगवान, ठंड ने इन्हें भी नहीं छोड़ा। अब क्या होगा? बाबूजी, क्या रघुदास काका मर गए? हाँ बेटी, बूढ़ों के लिए तो ठंड बहुत बड़ी बीमारी है। अगर गरीबों के घर आग ना जले तो जान चली जाती है। शाम तक खबर फैल गई। गांव में अब तक 5 लोग ठंड से मर चुके थे। गांव के चौपाल पर लोग जमा हुए। सबके चेहरों पर डर और लाचारी थी। भाइयों, ये सर्दी तो मौत बनकर आई है। हमारे पास लकड़ी नहीं, चारा नहीं, कुछ भी नहीं। अगर आज हमने कुछ भी नहीं किया तो कल कौन बचेगा? आप ठीक कहते हैं काका। हमें पंचायत से कहना होगा, सरकार से मदद मांगनी होगी। लेकिन जी, जब तक मदद आएगी तब तक तो। सवाल हवा में गूंजा, पर जवाब किसी के पास नहीं था। सिर्फ हवा थी जो सबकी सांस जमा रही थी। रात फिर उतर आई थी, पर इस बार वो पहले से ज्यादा काली थी। गांव के कई चूल्हे ठंडे हो चुके थे और कुछ लोगों की सांस भी। हरिया की झोपड़ी में अलाव तो जल रहा था, पर उसमें आग नहीं, बस राख बची थी। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। शायद सो जा मुन्नी, भगवान से दुआ कर कल सूरज में थोड़ी गर्मी हो। सुनिए जी, अब घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा। मुन्नी की खांसी बढ़ती जा रही है, कहीं कुछ इंतजाम करना होगा। जानता हूँ चंदा, पर कहाँ जाऊं? बाजार दूर है, रास्ते बर्फ से ढके पड़े हैं। किसान हूं और खेत में बर्फ जमी है, काम ठप है। फिर भी मैं कुछ तो करूंगा। भगवान, अगर तूने मुझे हिम्मत दी है तो मैं अपने गांव को यूं मरने नहीं दूंगा। मैं जंगल जाऊंगा, भले ही ठंड काट खाए, पर गांव के लिए लकड़ी लाऊंगा। इतनी ठंड में नहीं जी, आप मत जाइए। जंगल बहुत दूर है, रास्ते में सियार और भेड़िए घूमते हैं। अगर इस बात से मैं डर गया और गांव कैसे जिएगा? सावधानी से जाइएगा। तुम बस चूल्हा संभालना चंदा। मैं लौटूंगा तो आग और उम्मीद दोनों लाऊंगा। जंगल का रास्ता लंबा था। हर कदम पर बर्फ काटे और सन्नाटा।
लेकिन हरिया की आंखों में डर नहीं था, सिर्फ अपने गांव की तस्वीर थी। आधे घंटे की यात्रा के बाद उसने सूखी डालियां देखी। वो टूटे पेड़ की टहनियों को इकट्ठा करने लगा। ठंड से हाथ सुन्न पड़ रहे थे, पर वो रुका नहीं। हरिया ने लकड़ियों का बड़ा गट्ठर बनाया, उसे सिर पर रखा और चल पड़ा। रास्ता कठिन था, लेकिन उसका इरादा उससे भी मजबूत। पता नहीं कब लौटेंगे तुम्हारे बाबूजी। माँ, बाबूजी तो हीरो है ना, वो जरूर लौटेंगे। जब दोपहर के बाद हरिया लौट कर आया, उसके कंधे पर लकड़ियों का ढेर था और चेहरे पर ठंड के बीच में भी पसीना चमक रहा था। चंदा, देखो लकड़ियां लाया हूं। उस शाम पूरे गांव में हरिया के अलाव की गर्मी फैली। हरिया का छोटा सा साहस गांव के हर घर में उम्मीद की आग बन गया था। आग की लपटें हवा में नाच रही थी और हरिया के चेहरे पर वो सुकून था जो किसी राजा के पास भी नहीं होता, क्योंकि उसने अपने गांव को बचा लिया था। सुनिए जी, आपके लाए लकड़ियों ने तो पूरा घर रोशन कर दिया। चंदा, ये आग मेरी नहीं, गांव की है। अब कोई ठंड से नहीं मरेगा। माँ देखो, मेरी उंगलियां गर्म हो गई। कुछ देर में गांव के कई लोग हरिराम के घर के बाहर इकट्ठा हुए। हरिया बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। हम सब तो मौत का इंतजार कर रहे थे और तूने आग जलाकर हमें जिंदगी दे दी। मैंने तो बस हिम्मत की है। अगर सब साथ मिले तो गांव में कोई ठंड से नहीं मरेगा। हरिया की बात सुनकर सबकी आंखों में नई चमक आ गई। उस रात हरिया के आंगन में कई अलाव जले। हर घर से कोई न कोई आया, कोई बूढ़ा, कोई बच्चा, कोई और। सब एक दूसरे के पास बैठे आग सेकते और कहानी सुनाते रहे। सुनो जी, अब लगता है ठंड भी हार मान जाएगी। हाँ चंदा, जब लोग एक साथ हों तो कोई ठंड, कोई तूफान टिक नहीं सकता। आग की लपटें हवा में नाच रही थी और हरिया के चेहरे पर वो सुकून था जो किसी राजा के पास भी नहीं होता, क्योंकि उसने अपने गांव को बचा लिया था। रात बीत चुकी थी। हरिया के आंगन में जलते हुए अलाव अब राख बन चुके थे, पर उस राख में भी गर्मी बची थी। सूरज की यही किरण तो जीवन है चंदा। जब मन की आग जलती रहे तो सर्दी टिक नहीं सकती। अरे भाई, हरिया के अलाव ने तो गांव की किस्मत ही बदल दी। सही कहा काका। हाँ, पहले डरते थे ठंड से, अब बैठकर उसके किस्से सुनाते हैं। हरिया ने अपने झोपड़ी की छत पर जमी हुई बर्फ को देखा जो अब पिघल रही थी, जैसे दुख धीरे धीरे मिटते रहा हो। हरिया अब सिर्फ केवल एक गरीब किसान नहीं रहा, बल्कि गांव के लिए हिम्मत की मिसाल बन गया था। बच्चे उसे अलाव वाले चाचा कहकर पुकारते थे और बुजुर्ग उसकी पीठ थपथपाते थे। देखिए जी, आपकी हिम्मत से पूरा गांव मुस्कुरा रहा है। चंदा, मैंने अकेले कुछ नहीं किया। कभी कभी ठंड जैसी मुसीबत भी लोगों को एक कर देती है। जब लोग एक साथ हों तो कोई ठंड, कोई तूफान टिक नहीं सकता। हाँ बाबूजी, ठंड तो भाग गई और हमारे घर में अब सिर्फ गर्मी ही गर्मी है। हाँ बेटी, भगवान ने हमारी सुन ली। देखो बेटी, सूरज हर दिन लौटता है। बस हमें भी हार नहीं माननी चाहिए। गांव में पहली बार इतने दिनों बाद सन्नाटा नहीं था। हर चेहरे पर मुस्कान थी। हर घर से धुआं उठ रहा था और ठंड जैसे अब हार मान चुकी थी। और इस तरह एक गरीब किसान ने अपने साहस से पूरे गांव को ठंड से नहीं बल्कि डर से भी आजाद कर दिया। सोनम, अरे ओ सोनम, जल्दी कर वरना मुकेश चला गया तो मैं अकेले धान की किटाई कैसे करूंगा। अरे बाबा, बस 1 मिनट में नाश्ता लेकर आई। भूखे पेट काम करना अच्छा नहीं होता। ठीक है, तुम थोड़ा जल्दी करो, तब तक मैं गैया को चारा डाल देता हूँ। सुनो जी, नाश्ता कर लो। सुनो, मैं दोपहर को नहीं आऊंगा। अच्छा तुम ही खेत में खाना ले आना।
चलो अब मैं चलता हूँ। अरे मुंशी, जिसने अभी तक सूद नहीं दिया है उसके नाम तो बता जरा। जी मालिक, जाधव सिंह राघवनाथ वीरपाल मालिक। हैं? रुक जरा जे, वीरपाल ने तो पिछले महीने भी सूद नहीं दिया था ना? हाँ ठाकुर साहब, उसने कहा था इस महीने उसकी फसल कट जाएगी तो 2 महीने का सूद इकट्ठा दे देगा। मतलब ये कि वीरपाल की फसल खेत में तैयार है। इसने कितना कर्जा लिया है रे? 10,000 रुपए लिया है ठाकुर साहब, वो भी पिछले साल। सूद बराबर देता है कि नहीं? पहला महीना, दूसरा महीना, 8वां महीना। मालिक सूद तो देर सवेर आ ही जाता है। क्यों रे, वीरपाल के खेत में कुछ फसल लगी है? कुछ पता है? ठाकुर साहब धान लगा है। हम तो इस बार इस वीरपाल ने धान बोया है। ए मुंशी, पता तो कर उसकी फसल कब कटेगी। जो हुकुम मालिक। अरे वीरपाल भैया, इस बार तो तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ भैया, धन्यवाद है बस भगवान का। अब बस इस बार अच्छे दाम मिल जाए तो उस ठाकुर के कर्जे से मुक्ति मिले मुझे। अरे ठीक कह रहे हो भैया, ठाकुर के चक्कर से जल्दी निकल लेना ही अच्छा है, नहीं तो पूरी जिंदगी कर्जे में ही निकल जाती है। चलो भाई ठीक है, अब जल्दी जल्दी कटाई कर लो, फिर घर भी जाना है। अरे ठाकुर साहब, उस वीरपाल का पूरा धान आज शाम तक कट जाएगा और कल सुबह मंडी में बिकेगा। मंडी तक तो धान तब पहुंचेगा ना जब हमारी नजर से बचेगा। मालिक मैं कुछ समझा नहीं मालिक। अरे तो मुंशी है मुंशी, तू बस मुंशीगिरी कर, पर मेरे तरीके से इधर आ। चल जल्दी कागज बना। जो हुकुम मालिक। वीरपाल भैया, तुम्हारी तो पूरी फसल कट गई। हाँ भैया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अकेले ये सब नहीं कर पाता भैया। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है भैया, तुमने भी तो मेरी फसल कटवाई थी कि नहीं, तो तुम्हारी मदद करना तो मेरा धर्म बनता है भैया। बहुत थक गया हूं भैया, अब चलता हूं, और तुम जल्दी से ये सब बैलगाड़ी में चढ़ाकर ले जाओ भैया। चलो भैया, लथ गया सब। चलो भैया, बैलगाड़ी अब भर की ओर ले चलते हैं। तभी ठाकुर 2 आदमियों के साथ आ गया। क्यों रे वीरपाल, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है रे? अरे ठाकुर तुम? अरे तो तू खुद सूद तो देने आ नहीं रहा, तो देख मुझे ही लेने। अच्छा। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ठाकुर साहब, मैं फसल बेचकर सबसे पहले कल तुम्हारे पास ही आने वाला था। पता है आज क्या तारीख है? 11 तारीख है आज तो। हाँ, 11 को तो तुझे सूद देना था, तूने तो पिछले महीने भी नहीं दिया। ठाकुर साहब बस कल तक की और मोहलत दे दो। क्यों बे, मुझे पागल समझा है क्या? है मेरा पैसा खैरात का नहीं है। चलो बे, ये फसल लेके चलो, इसी से सूद वसूलेंगे। चलो। अरे ऐसा मत करो ठाकुर साहब, अगर मैं ये फसल नहीं बेच पाया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। चल हट, ये फसल खाली सूद देगी, तू मूल का सोच। तूने 1 साल के लिए पैसा उधार लिया था, अब तो 11 दिन ऊपर हो गया, जमीन भी जाएगी तेरी। ठाकुर ऐसा मत करो ठाकुर। ठीक है, तू गिड़गिड़ा रहा है तो 2 दिन की मोहलत देता हूँ तुझे। मेरी रकम दे दे, नहीं तो जमीन पर ठाकुर का कब्जा होगा, समझा? चलो रे, अब इसकी बैलगाड़ी ठाकुर की हवेली जाएगी। चलो। अरे काहे मुंह लटकाए हुए हो? हाँ, वो फसल आई नहीं अब तक। अरे धान तो ठाकुर ले गया। ठाकुर वो कहाँ से आ गया? 2 महीने का सूद बकाया था तो पूरा धान ले गया, और बोल के गया है अगर पूरा पैसा नहीं दिया तो जमीन पर कब्जा कर लेगा। हाय राम, ये क्या किया तुमने? खूब पसीना एक किया हमने और फसल जल्लाद ले गया। अब हम क्या करेंगे? सोनम, मैं जा रहा हूँ। इतना तरके कहाँ जा रहे हो? कुछ खा पी लो, जरा रुको तो। जी नहीं कर रहा। विक्रम भाई, कहीं से 10,000 का इंतजाम करवा दो, वरना ठाकुर मेरी जमीन भी ले लेगा। अरे भाई, पैसे के मामले में तो मुझे माफ कर दो भाई, मेरी तो खुद की हालत बहुत खस्ता है भाई। वीरपाल और लोगों के पास भी गया, पर सबने मना कर दिया। कल तक मैं कितना खुश था कि अब सब ठीक हो जाएगा, पर अब तो लगता है कि रात का ये अंधेरा मुझे निगल ही जाएगा। ऐ ऊपर वाले, तू कहीं है क्या? अरे तो कुछ करता क्यों नहीं? अरे सुन रहा है, मेरी आवाज सुन रहा है? और रोने लगा। रात को ठंड हो गई तो वो कांपने लगा। भगवान, मैं घर नहीं जाऊंगा जब तक तुम मेरी समस्या का हल नहीं कर दोगे। मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पड़ा रहूंगा।
चलते चलते उसका पैर फटे कंबल पर पड़ा। अरे अरे, ये कंबल यहाँ किसने फेंक दिया? उसने उसे उठाकर ओढ़ लिया। सुबह उसे उठाकर फेंका तो वहां रोशनी हो गई। अरे अरे अरे, ये क्या भला है? पैसों की गड्डी ये किसकी है और कहां से आई? ए भैया, अरे कोई है? अरे किसका है ये पैसे? अरे किसका कंबल है भैया? अरे कोई है यहाँ? कोई भी नहीं है। चलो सीधा घर चलता हूँ। उसने रुपए लपेटे और भागकर घर आ गया। अरे खोलो, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला तो वीरपाल सीधा अंदर भागा। अजी के हुआ हा क्यों रहे हो? वीरपाल ने उसे सब बताया। हाय राम, इतना रुपए खेत में? अरे पता नहीं कहां से आया ये। पर अब तुम कुछ मत बोलो। कैसे का आपने कछु चोरी डाका थोड़ी की है। ई राम जी ने दिया है। मैंने राम जी से प्रार्थना की थी कि हमार मुसीबत का समाधान करे। देखो मिल गया ना रुपया। सुबह सुबह ठाकुर को देके उसका कर्जा उतारो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। सुबह वीरपाल ठाकुर के पास गया। ठाकुर ये लो तुम्हारे रुपए। अरे इतनी जल्दी कहाँ से ले आया रे? ए मुंशी, गिन तो। 2, 3, 5, 7, 10 ठाकुर साहब। पैसा तो पूरा है। ठीक है भैया, तो दे दो इसकी जमीन के कागज। और सुन, ये फटीचर कंबल उठा यहाँ से। वीरपाल के जाने के बाद साला अच्छी खासी जमीन हाथ से निकल गई, पर कोई नहीं, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। जमीन तो छुड़ा ली, अब काहे उदास हो? अरे तो फसल तो चली गई, अब खेत में नया बीज बोना है, उसके लिए भी तो पैसे चाहिए कि नहीं? क्या कहती हो, कितने दिन भूखे रह लेंगे? वो मैं नहीं जानती। सुनो, वो चांदी की माला है ना तुम्हारे पास? सुनो जी, चाहे भूख हो मर जाऊंगी, पर वो माला ना दूंगी। मेरी माँ की आखिरी निशानी है। ठीक है, तो उसको ही खा लेना फिर। सोनम गुस्से में अंदर चली गई और फिर आई। ये लो, चांदी की माला गिरवी रखना, बेचना मत, कंबल में लपेट कर। अरे माला तो लेके आओ जरा। सोनम ने कंबल लाके रखा। वापस लिया तो नहीं हैं? लिया तो नहीं? विश्वास नहीं है तो खोल कर देख लो ना। वीरपाल ने कंबल खोला। 2-2 माला। 2-2 माला। वीरपाल ने कंबल उठाकर झाड़ा, उसमें से 2 माला निकली। ये 1 से 2 कैसे हो गई? पहले रुपया, फिर अब माला, एक का चक्कर है जी। दोनों माला इसमें वापस रख दो, लगता है कुछ गड़बड़ है। अगली सुबह फिर कंबल में देखा तो 4 माला। रात भर में चांदी की 2 माला 4 माला हो गई। अरे भैया, अब समझा, ये कोई मामूली कंबल नहीं है, ये चमत्कारी कंबल है। इसमें रात में जो भी रखेंगे सवेरे तक दुगना हो जाएगा, समझी? अच्छा छोड़ो, ऐसा नहीं होता। वीरपाल के जाने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं ये कुछ छिपा रहे हैं? पहले इतना सारा रुपया, फिर चांदी की माला। जरूर ये कुछ गलत काम कर रहे हैं और कंबल की बात बोल के मुझे पागल बना रहे हैं। मुझे इन पे नजर रखनी पड़ेगी। रास्ते में वीरपाल, कहीं सोने को छुपा तो नहीं रही? उसके पास 4 चांदी की माला होंगी, मुझसे छिपा कर रखी होगी, पर वो ऐसा क्यों करेगी? 4 माला होंगी भी तो उसी की होंगी। भगवान जाने क्या सच है। शाम को जब वीरपाल घर आया तो सोने उस पर नजर रखने लगी। वो वहां जाता, जो करता उसे छिप कर देखती। अरे बात क्या है, सीधा सीधा बोल दे, छिप छिप के क्या देख रही है? लो, अब देखना भी गुनाह है। मैं तो घर को देख रही हूँ। देखो आज कितनी सफाई की है। बाहर थोड़ा कबाड़ पड़ा है, वो बाहर फेंका। अरे ठीक है, जा रहा हूँ, और जेब फटा कंबल भी ले जाओ, जाने कहां से उठा लाए। उसमें उसे फेंका तो कंबल उड़ने लगा। अरे अरे, ये क्या? अरे ये तो उड़ रहा है। अजी ये क्या हो रहा है? मैं कोई कंबल नहीं हूं, मैं हर चीज तुम्हें दे सकता हूं, रुपए, सोना, चांदी, सब कुछ, पर तब तक जब तक इंसान सच्चा है। रुपए दे चुका हूं, अब तुम इसमें रात में जो भी रखोगे वो दोगुना हो जाएगा, पर संभल कर। अच्छा तो ठीक है, तो कल सवेरे देखते हैं कंबल महाराज। उसने कंबल में धान के थोड़े बीज रखे। कुछ बचा हुआ धान का बीज है,
देखते हैं सवेरे। अजी ये तो 2 गुना हो गया। देखा है ना ये चमत्कारी कंबल। देखो जी, ये तो राम जी का प्रसाद है हमारे बुरे दिन फेरने के लिए। तुम ज्यादा लालच ना करेंगे। और हाँ, तुम भी अपनी जुबान बंद रखना, किसी को इसके बारे में बताना मत। कुछ महीनों में वीरपाल अमीर किसान बन गया और ईमानदारी से सब काम करने लगा। ए ठाकुर साहब, सुना है उस वीरपाल की चारों उंगलियां घी में रहती है। उसके तो बड़े अच्छे दिन आ गए हैं महाराज। हम सुना तो मैंने भी है कि उसने बिरम का खेत हमसे दोगुने दाम देकर खरीद लिया है। ये उसने अच्छा ना किया। राम राम ठाकुर साहब। हाँ भाई, बंसी बोल, क्या विचार है तेरा? ठाकुर साहब, मेरे पास तो जमीन का छोटा सा टुकड़ा है। किसानी से अब परिवार नहीं चलता। सोच रहा हूं सब बेचकर कर्जा उतार दूं। तो फिर क्या करेगा? शहर जाके मजदूरी कर लूंगा। कम से कम 2 वक्त का खाना तो नसीब होगा। कितने में बेचेगा रे? जो आप ठीक समझो मालिक। ठाकुर और मुंशी ने कुछ बात की। 5,000 से 1 रुपया ऊपर नहीं समझे? अब पर ये तो बहुत कम है। देख ले फिर। अरे ठाकुर साहब, उस वीरपाल ने बंसी का खेत पूरे 9,000 में खरीदा है। हाँ। अरे ये कमबख्त वीरपाल इतना रुपया लाया कहाँ से? जरा पता तो कर। मालिक, किसी और का तो कुछ पता नहीं, पर सुना है उसकी बीवी बड़ी बड़बोली है। तो बस, जब तक वो रुपयों का राज नहीं खोलती, चटरी को उसके पीछे लगा दे। जा। क्यों री सोनम, तू तो अब से ठानी हो गई, हमसे बात तक ना करेगी। अरे का चटरी, तुम भी ना। मैं कहाँ से ठानी हूँ? हमारे लतो तू सेठानी ही है। सुन, हमार भांजे की शादी है। ऊका बाप तो एकदम शराबी है। शराबी लड़का वाले बोले हैं कि दहेज में 20 तोले चांदी की पायल देना, नहीं तो बारात वापस ले जाएंगे। लालची लोग कहीं का। ससुर पायल नहीं मिलेगा तो दुल्हन ना ले जाएंगे। के करें, यही दुनिया है। सुन, मेरे पास तो बस 100 रुपया है, तू थोड़ी मदद कर दे। मैं 1000 रुपए भी दूं तो क्या उसमें 20 तोला चांदी आ जाएगा? हाय रुदैया, तो फिर चोरी का क्या होगा? वो तो पूरी जिंदगी जीते जी मरेगी। लोग तो ताने मारेंगे। अरे नाना, मैं हूं ना, मैं दूंगी पायल। मेरी सेठानी, सच्ची तू किसी का दुख न देख सकती। पर वीरपाल? तो तू चिंता मत कर, कंबल है ना, 20 तोला चांदी रखूंगी, 40 हो जाएगा। कंबल, पूरी बात तू बता। हाय राम, देख चटरी, तू किसी को कुछ ना बताना, मैं चलती हूँ। अरे सुन तो। उसके बाद चटरी ने जाकर ठाकुर को सब बता दिया। मुंशी, कैसे भी हो, वीरपाल के घर जितने भी कंबल हो, सब चोरी करवा लो। उसी रात ठाकुर के आदमियों ने चुपचाप वीरपाल के घर पर चोरी कर ली और सारे कंबल कपड़े ले गए। सुनो जी, लगता है रात को चोरी हुई है। कपड़ा लत्ता सब गायब है। कंबल कहाँ है? ये कौन कर सकता है? तुमने किसी को कंबल के बारे में बताया तो नहीं? नहीं, मैंने नहीं बताया। वो मुंह से निकल गया। मतलब? वो चटरी के सामने मुंह से निकल गई कंबल वाली बात। अरे चटरी, पता है ना, वो ठाकुर के यहाँ बतिया आती रहती है। ये जरूर ठाकुर का काम है। चलो उसके यहाँ। ठाकुर एक एक कंबल उठाकर फेंकता है। ससुरे के पास बहुत पैसा आ गया है। देखो कितना महंगे महंगे कंबल रखा हुआ है। इसके महंगे महंगे कंबलों में ये फटीचर कंबल। अरे मालिक, दूर करो इसे, इसमें से बास आ रही है। ठाकुर ने जैसे ही उसे फेंका, उसमें आग लग गई। ठाकुर के हाथ जल गए। अरे जला दिया! अरे ये क्या भला है? अरे बचाओ! मालिक, जला हुआ कंबल उड़ रहा है मालिक। कंबल ने ठाकुर की हवेली जला दी। अरे पानी लाओ! अरे पानी लाओ! अरे कोई आग बुझाओ! अरे ये क्या हो रहा है भाई? ठाकुर, ये कोई मामूली कंबल नहीं है। इससे अपने बुरे कर्मों की माफी मांग लो, वरना तुम बर्बाद हो जाओगे। अबे चुप कर! अरे क्या बकवास कर रहा है? ठाकुर साहब, माफी मांगेंगे। जलता कंबल उड़कर आया और उसमें मुंशी को धक्का मारा। अरे नहीं! अरे मुझे बचाओ! अरे मुझे बचाओ! अरे बचाओ! अरे कोई तो बचाओ! ठाकुर, तुमको समझाना मेरा काम था, अब तुम देख लो भैया। आग सब तरफ फैल गई। अरे मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अब तक तुमने बेईमानी से जितना कुछ कमाया है, मैं सब जला दूंगा। नहीं, अरे मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं लुट जाऊंगा। अरे मुझे माफ कर दो,
अब मैं बेईमानी छोड़ दूंगा, मैं लालच भी नहीं करूंगा, मैं सच कह रहा हूँ। हे कंबल महाराज, इसे माफ कर दो। हम तो ठीक है, तुम लोग जब तक ईमानदारी से काम करोगे और दूसरों की मदद करते रहोगे तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो ठीक है, अब मैं चलता हूं। कंबल उड़ गया और आग शांत हो गई। अरे वीरपाल, तूने बचा लिया रे, वरना तो आज सब कुछ जल के राख हो गया था। अब मैं कभी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाऊंगा। हाँ ठाकुर साहब, ये रहे सभी लोगों की जमीन के कागज। अरे भाइयों, मैंने तुम सब लोगों का सूद माफ किया और तुम्हारी जमीन भी मैं वापस करता हूँ भैया। अरे इस कंबल ने तो बड़े बड़ों को सुधार दिया है। मैं पूरी सर्दी इसी को ओढ़कर बिताऊंगा।